अच्छा जी, अब इस जो रोल ऑफ स्मूथ मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपके पास बताया हुआ है, इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आपके पास है वो ये है कि द कैव्यूले सजेस्ट अ rudimentary एनालॉग ऑफ द ट्रांसफर टिब्यूल सिस्टम ऑफ द स्केलेटल मसल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्या स्केलेटल मसल में टी टिब्यूल थे, ट्रांसफर टिब्यूल, मगर आपके पास स्मूथ मसल में क्या आ गया, कैल्व्यूला आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्मूथ मसल में डेंस बॉडी थी, स्केलेटल मसल में जी डिस्क है, स्मूथ मसल में कैल्मोजुलिन था, स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन है, स्मूथ मसल में कैव्यूले है और स्केलेटल मसल में टी टिब्यूल था। ठीक है, तो आपके पास ये कैव्यूले होते हैं। ठीक है, ये जो इन्वेजिनेशंस हैं आपके पास सेल मेम्ब्रेन में, और इनके इर्द गिर्द जो है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है स्मूथ मसल्स का। कैव्यूला जो है उनमें आपके पास क्या कहते हैं, एक्टिवेशन होती है उनकी। ठीक है, उधर सिग्नल आता है तो उसकी वजह से सिग्नल जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। ठीक है, स्मूथ मसल के जितना ज्यादा आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ मसल का डेवलप है, ठीक है, उतनी ज्यादा जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया, ये आपके पास इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद है द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको इधर भी बता चुकी हूँ। क्यों डिपेंडेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि स्मूथ मसल का अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप नहीं होता, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। तो आपके पास जब वो डेवलप्ड नहीं है तो आपके पास वो स्टोरेज कैसे करेगा कैल्शियम आयंस की। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास स्मूथ मसल जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कैल्शियम आएगा तब इस स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन होगी। ये इस पैराग्राफ में है। उसके बाद कैल्शियम पंप इज रिक्वायर्ड टू कॉज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। सही हो गया, इसमें ऐसे डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं, यही है कि आपके पास स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपके पास कैल्शियम आयन है, उनको आपने बाहर निकालना है स्मूथ मसल से, और स्मूथ मसल से बाहर निकालने के लिए आपके पास कैल्शियम पंप की जरूरत है, और इस कैल्शियम पंप से कैल्शियम आयन बाहर जाएंगे तो आपके पास स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, दिस पंप रिक्वायर्स एटीपी। बस ये यहाँ पे ऐसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये जो दो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मायोसिन फॉस्फेटेज इज इम्पॉर्टेंट कॉज इम्पॉर्टेंट इन द सिजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, जो अपने पास मायोसिन काइनेज था, ठीक है, मायोसिन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो फॉस्फोराइलेशन करवाता था मायोसिन की, तो वो मायोसिन जो था वो एक्टिवेट हो जाता है, और फॉस्फेटेज जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा। तो मायोसिन फॉस्फेटेज जो है वो जब डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा मायोसिन की, ठीक है, तो मायोसिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एक दफा डिस्कस करते हैं। आपके पास दो एंजाइम्स हैं। ठीक है, एक आपके पास जो एंजाइम है वो है आपके पास, इधर मैं क्या करूँ, इतना सा पेज रह गया मेरे पास। अच्छा जी, ये देखो, दो आपके पास एंजाइम है, एक है आपके पास मायोसिन काइनेज, दूसरा आपके पास एंजाइम है मायोसिन फॉस्फेटेज। मायोसिन काइनेज का क्या फंक्शन है, उसने मायोसिन की फॉस्फोराइलेशन करवानी है। ठीक है, मायोसिन की फॉस्फोराइलेशन होगी, वो एक्टिवेट होगा, और उस एक्टिवेशन की वजह से फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, वो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। मायोसिन फॉस्फेटेज है, उसने मायोसिन की डीफॉस्फोराइलेशन करवानी है। डीफॉस्फोराइलेशन होगी मायोसिन की, तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट होगा तो आपके पास एक्टिन से वो डी अटैच होगा और आपके पास रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इधर आपको क्या पता चलता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके पास चाहिए मायोसिन लाइट चेन काइनेज, वेयर एज रिलैक्सेशन के लिए आपके पास चाहिए मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। ठीक है, इधर आपके पास यही लिखा हुआ है। ठीक है, मायोसिन फॉस्फेटेज लोकेटेड इन द सिस्टोर ऑफ द स्मूथ मसल सेल विच स्प्लिट्स द फॉस्फेट, ठीक है, फ्रॉम द रेगुलेटरी लाइट चेन। ठीक है, द साइक्लिंग देन स्टॉप्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन सीजेस, दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं आपको इधर बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं वो है पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ लैच फिनोमेना। ठीक है, लैच फिनोमेना आपको बता चुकी हूँ। आपके पास चाहे एटीपी कम हो जाए, ठीक है, फिर भी आपके पास स्मूथ मसल जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड रखे। ठीक है, इस सस्टेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ मच एटीपी इज कॉल्ड लैच फिनोमेना। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या कहते हैं जी, आप ये जो पैराग्राफ है इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लैच फिनोमेना को आपकी डेफिनेशन भी आपको आती हो तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्मूथ मसल।
इसमें आपके पास 4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ लेना है, मगर इसमें से SCQ कुछ नहीं आता। MCQ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास जो सिंगल यूनिट या फिर जो यूनिटरी स्मूथ मसल है, ठीक है, यूनिटरी स्मूथ मसल, उधर आपके पास 2 तरह की जंक्शंस हैं, एक है गैप जंक्शन, एक है डिफ्यूज जंक्शन। लिख लो, यूनिटरी स्मूथ मसल्स हैव गैप जंक्शंस एंड डिफ्यूज जंक्शंस, वेयर एज जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है उसमें आपके पास सिर्फ कॉन्टैक्ट जंक्शन है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है जो आपको आने चाहिए। उसके बाद आपके पास इधर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वो वेजिकल ऑफ स्केलेटल मसल जो है उसमें सिर्फ एसिटाइलकोलिन होती है, ठीक है। जो आपके पास जंक्शन पे रिलीज होती है वो सिर्फ एसिटाइलकोलिन होती है, मगर जो स्मूथ मसल में वेजिकल्स हैं उसमें एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों होती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है वो एसिटाइलकोलिन है, और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो इन्वॉल्व है वो एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें थी ये आपके पास इंपॉर्टेंट है जो इधर लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी ट्रांसमीटर सब्सटेंस सिक्रेटेड एट स्मूथ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें आपके पास क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास इधर एंड पे लिखी हुई है, ठीक है, या क्यों लिखी हुई है कि जो आपके पास चाहे आपके पास स्मूथ मसल एक्साइट होना है या फिर आपके पास इनहिबिट होना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा रिसेप्टर है जो एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपके पास एक्साइटेटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है किसी हार्मोन की वजह से तो आपके पास स्मूथ मसल जो है वो एक्साइट होगा, ठीक है। मगर अगर इनहिबिटरी जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो रहा है तो आपके पास जो स्मूथ मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, वो रिलैक्स करेगा। सही हो गया। ट्रांसमीटर आपके पास एसिटाइलकोलिन ही रहेगा, नॉरएपिनेफ्रिन ही रहेगा, मगर वो किस रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है वो आपके पास बताता है कि इनहिबिशन होगी या फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। जो रिसेप्टर वो हार्मोन एक्टिवेट करेगा वही आपके पास बताएगा कि आगे होना क्या है। ये आपके पास इधर लिखी हुई है चीज़, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए, मगर जो चीज़ है वो ये है कि इधर जो आपके पास याद करने वाला है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सारा कुछ याद नहीं करना, बीच में 2-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भी सिर्फ 2-4 चीज़ें जो हाईलाइट की हैं वही आपने याद करनी है, ठीक है। हर चीज़ इसके बीच में से याद नहीं करनी, ना ही याद करने वाली है, इसको बस गौर से पढ़ना है एक दफ़ा, ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड स्मूथ मसल। जो इंपॉर्टेंट चीज़ इधर है वो यहाँ पे नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, वो है -50 to -60 मिलीवॉट्स, ठीक है। ये आपके पास स्मूथ मसल का नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल है, जो पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक्शन पोटेंशियल इन यूनिटरी स्मूथ मसल। उसके बाद आपके पास बताया हुआ है कि आपके पास यूनिटरी स्मूथ मसल या फिर विजिबल स्मूथ मसल जो थे जो यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं उनके एक्शन पोटेंशियल कौन से हैं, ठीक है। टाइप्स दी हुई हैं, स्पाइक पोटेंशियल है या फिर आपके पास पोटेंशियल विद प्लेटूज हैं, ठीक है। स्पाइक पोटेंशियल आपके पास ये डायग्राम दी हुई है, ये आपके पास एक स्पाइक पोटेंशियल है, ठीक है, जो जल्दी से डीपोलराइज होता है और जल्दी से फिर रिपोलराइज हो जाता है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन दी हुई है 10 to 50 मिली सेकेंड्स, ये ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए कि स्पाइक पोटेंशियल की डायग्राम ये है, ठीक है। आपके पास ऑस्पी में आ सकती है कि ये आपके पास लगा होगा, आपको बताना है ये क्या है, ये स्पाइक पोटेंशियल की डायग्राम है, ये लगा हुआ है, ये बताना क्या है, ये स्लो वेव की जो डायग्राम है वो है, ये बताना है ये किसकी है, ये जो है एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटू है उसकी डायग्राम है, ठीक है। तो स्पाइक, स्लो वेव और प्लेटू। और इधर इस पैराग्राफ में स्पाइक का जो आपके पास ड्यूरेशन है वो दिया है 10 to 50 मिली सेकेंड्स, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूस, ठीक है, इसके आपके पास डायग्राम पता होना चाहिए। और इसका ऐसे जितना ज़्यादा नहीं पूछते, आपसे इंपॉर्टेंस पूछते हैं प्लेटू फेज की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। प्लेटू फेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा देर तक रहने देता है, ठीक है। ये सस्टेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल में वो आपके पास प्लेटू फेज की वजह से है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके पास इधर लिखी हुई है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो रखनी है वो प्लेटू फेज में रखनी है स्मूथ मसल से। और ये आप आगे पढ़ोगे कि ये किधर होता है, ये आपके पास जो हार्ट है, ठीक है, उधर आपके पास प्लेटू फेज होता है, हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें आपके पास प्लेटू फेज होता है, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम चैनल्स आर इंपॉर्टेंट इन जनरेटिंग द स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल, ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें बस लिखा हुआ है कि सोडियम जो है वो लेस पार्टिसिपेट करता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, वेयर एज कैल्शियम जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ये आपके पास इधर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्लो वेव पोटेंशियल इन यूनिटरी स्मूथ मसल कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल।
इधर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। एक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपका स्लो वेव है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपके पास आगे लिखी हुई है कि जो स्लो वेव्स हैं, ठीक है, द इम्पोर्टेंट ऑफ स्लो वेव्स इज दैट व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ दे कैन इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल, द स्लो वेव्स देमसेल्फ कैन नॉट कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कि स्लो वेव्स जो हैं, ये वाली जो है, ठीक है, ब्लू वाली, ये खुद कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकती स्मूथ मसल की, ठीक है। मगर जब ये स्ट्रॉन्ग होती हैं बहुत ज़्यादा तो ये एक्शन पोटेंशियल एक जनरेट करवा सकती हैं, ठीक है। और उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये वैसे बहुत वीक होती है मगर जब स्ट्रॉन्ग इनफ होती हैं तो ये इनिशिएट करवा सकती हैं एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। इसके बाद आपके पास दिया हुआ है थ्रेशोल्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या है। थ्रेशोल्ड आपके पास -35 मिलीवॉट्स है, ये आपके पास लिखा हुआ है द अप्रोक्सीमेट थ्रेशोल्ड फॉर इलिसिटिंग एक्शन पोटेंशियल इन मोस्ट विस्टरस स्मूथ मसल्स, ठीक है, -35 मिलीवॉट्स। अब इधर देख रहे होगे जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, ये आपके पास MCQs हैं जो छोटे छोटे बन रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा MCQ आएंगे, SQ आपसे नहीं पूछते, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ये आपके पास MCQs हैं, ये आपको आने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना जी। उसके बाद ऐसा इधर भी आपके पास बहुत ज़्यादा याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू लोकल टिश्यू केमिकल फैक्टर्स। इधर आपके पास जो वेजोडाइलेशन की आपके पास 3 कॉजेज़ दी हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इधर बस ये याद करना आपने कि वेजोडाइलेशन कब होती है, जब आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तब, जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी तब, और आपके पास जब हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होगा तब, ठीक है, वेजोडाइलेशन होगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि किसी हार्मोन का जो है कौन सा इफेक्ट होना चाहिए वो रिसेप्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा स्मूथ मसल पे वही आपको बताएगा कि आगे कॉन्ट्रैक्शन होनी है, रिलैक्सेशन होनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, अ हार्मोन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल व्हेन द मसल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स हार्मोन गेटेड एक्साइटेटरी रिसेप्टर फॉर द रिस्पेक्टिव हार्मोन, ठीक है। अगर आपके पास उस हार्मोन से रिलेटेड एक्साइटेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट है तो एक्साइटेशन होगी, उस हार्मोन से रिलेटेड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं तो वो इनहिबिशन कराएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल एक्साइटेशन और इनहिबिशन बाय हार्मोन्स और लोकल टिश्यू फैक्टर, ठीक है, इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। Inhibition in contracts occurs when the hormone or tissue factor closes the sodium and calcium channels to prevent the entry of these positive ion, ठीक है। एक ये आपके पास होगी कि आपके पास इनहिबिशन कब होती है, जब आपके पास हार्मोन जो है सोडियम और कैल्शियम आयंस के जो चैनल है उनको बंद करा दे। उसके बाद इनहिबिशन ऑल्सो ऑकर्स इफ द नॉर्मली क्लोज्ड पोटेशियम चैनल्स आर ओपन, ठीक है। जो पोटेशियम चैनल्स हैं जो आपके पास रिपोलराइजेशन करवाते हैं उनको, वो नॉर्मली क्लोज होते हैं, उनको अगर आप ओपन कर दो तब भी आपके पास इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो दो जो आपके पास चीज़ें, एक कि आप सोडियम और कैल्शियम के जो चैनल्स हैं उनको क्लोज करवा दो, दूसरा पोटेशियम के चैनल्स को आप ओपन करवा दो, तो ये आपके पास इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। उसके बाद आखिरी जगह पे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि द नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द इंटेस्टाइन बट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्लड वेसल, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स की ब्लड वेसल में, मगर इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स की इन इंटेस्टाइन। बस यही आपके पास इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक हो गया। और इस तरह आपके पास चैप्टर नंबर 8 भी हो जाता है ख़त्म।